नमस्कार। संभववाद और संभववाद के विचारकों के बारे में बात करते हुए पिछली बार हमने ब्लांश, फेब्रे और ब्रुंश के बारे में जाना। आइए इस वीडियो में हम जो अन्य संभववादी विचारक हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगले जो संभववादी विचारक हैं वे हैं एल्बर्ट डिमांजिया, जो भी ब्लाश के शिष्य थे और 1940 में इनकी डेथ हुई और 1942 में इनकी बुक आई प्रॉब्लम डी ज्योग्राफी ह्यूमेन के नाम से। डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए ये बताया कि किस प्रकार से ह्यूमन ने अपने जो वातावरण है उसमें परिवर्तन लाया है या चेंज मनुष्य ने किया है। उन्होंने बताया कि ह्यूमन ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पाताल तोड़ कुओं के द्वारा, नदियों पर डैम्स और ब्रिजेस बनाकर और भोजन के लिए अलग अलग पौधों के विकास के द्वारा वातावरण में परिवर्तन किया है। और अब हम बात करते हैं ईसा बोमेन की, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए हैं और कट्टरवादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने बुक लिखी ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस 1934 में। इससे पहले 1921 में इन्होंने बुक लिखी थी न्यू वर्ल्ड, और इनकी बुक थी द पायनियर फ्रिंज। इन्होंने अपने संभववादी विचारों की झलक देते हुए लिखा, द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ल्ड। द मोमेंट वी गिव देम ह्यूमन एसोसिएशन दे आर चेंजफुल एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। तो इस प्रकार बोमेन ने ये बताया कि वातावरण के भौगोलिक तथ्य मानव के संपर्क में आते ही परिवर्तनशील हो जाते हैं, जैसे ही मानव स्वयं भी परिवर्तनशील है। और उन्होंने उदाहरणों द्वारा ये बताया कि किस प्रकार से ह्यूमन जो इम्प्रिंट है वो हर जगह हमें दिखाई देता है। मनुष्य ने किसी भी प्रदेश की भू संरचना, जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि में हर जगह उसने परिवर्तन किया है। जैसे कि पहाड़ों पे उसने सीढ़ीनुमा खेत बना लिए हैं। कंडीशनर द्वारा वह तापमान को अपने अनुकूल उसने बना लिया है। ठंडे प्रदेशों में हीटर के द्वारा घरों को गर्म रखना शुरू कर दिया है, और शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की सुविधा उसने उपलब्ध करा ली है। और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको फर्टिलाइजर्स के द्वारा वो इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। तो ये उसने कई सारे एग्जाम्पल बोमेन ने बताए जिनके द्वारा ह्यूमन जो क्रियाएं हैं उनका असर जो है हमें वातावरण में दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो आलू और मक्का का जो पौधा है उसका नेटिव प्लेस कोलंबिया है, दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन आज ये ह्यूमन एफर्ट्स के कारण पूरे यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में आज ये जो दोनों फसलें हैं वो बोई जाती हैं और उगाई जाती हैं। बोमेन ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फिज़िकल एनवायरनमेंट का जो असर है उसका असर को बहुत कम कर दिया है। और अगले जो संभववादी विचारक हैं वे हैं कार्ल ओ सावर, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, और इन्हें सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। उनका जो फेमस स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो ये था कि भूगोलवेत्ता का कार्य प्राकृतिक से सांस्कृतिक भूपटल की संक्रमण की प्रकृति की खोज करना तथा उसे समझना है। Geographer's role is to investigate and understand the nature of transition from the natural to the cultural landscape. सावर ने ये बताया कि मानव के सांस्कृतिक समूह नेचुरल जो लैंडस्केप होता है उसको कल्चरल लैंडस्केप में चेंज कर देते हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो माध्यम होता है और उसकी जो अंतिम परिणति होती है वो होता है कल्चरल लैंडस्केप में चेंज हो जाना एक प्रकार से। सावर ने अपने लेख द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में लिखा कि प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती है, परंतु वहाँ भी मानव के लिए संभावनाएं एवं चयन की सुविधाएं होती हैं। इन सभी संभववादी विचारकों के अतिरिक्त हेटनर, किरचॉफ, जिम्बरमैन, जॉर्ज टेथम, बैराज,
रसेल स्मिथ, ब्लेचार्ड और पेरी द फोंते जैसे विचारक भी संभववादी विचारक माने जाते हैं। और अब हम बात करते हैं संभववाद की आलोचनाओं की, और उनमें सबसे पहली जो आलोचना है वो ये है कि इन्होंने मानव को सर्वशक्तिमान और प्रकृति पे एक प्रकार से उसे विजेता घोषित करने का प्रयास किया, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव खुद भी प्राकृतिक पर्यावरण का एक पार्ट है, और उसके जो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रभाव हैं वो मानव उनसे कभी अलग नहीं हो सकता, उससे मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य ने साइंस और टेक्नोलॉजी का चाहे जितना भी एडवांसमेंट कर लिया हो, लेकिन वह जो नेचर का जो इन्फ्लुएंस है, नेचर का जो प्रभाव है, उससे वह एकदम छुटकारा नहीं पा सकता। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जैसे आजकल साइक्लोन और मौसम संबंधी पूर्वानुमान जो हैं वो पहले से ही हफ्ते भर पहले ही आने लग जाते हैं या बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम उनका पूर्वानुमान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका जो असर है, इम्पैक्ट जो है, प्रभाव जो है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। वे आएंगे ही। जन धन की जो हानि है उसको हम बहुत हद तक कम कर पाए हैं, लेकिन उनका आना, चाहे मनुष्य ने कितना भी विकास कर लिया, उनका आना हम नहीं रोक पाए। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो बिल्कुल अनुपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ग्रीनलैंड है, इन ऐसे क्षेत्रों को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम चाहे जितनी टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट कर लें, अभी तक हम उस प्रकार से केले की, गन्ने की खेती नहीं कर सकते जैसे कि हम इनके जो अनुकूल क्षेत्र हैं उनमें कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ की भौगोलिक दिशाएं इनके प्रतिकूल हैं। तो हम वहाँ ले जाके किसी ग्रीन हाउस में या किसी अनुकूलित क्षेत्र में छोटा सा क्षेत्र बना के उसकी जो जलवायु संबंधी दशाएं हैं उनको कंट्रोल करके हम वो उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे हम खेत लगा के और इनकी खेती शुरू कर दें, ऐसा अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है। संभववाद की आलोचना करते हुए ब्रिटिश जो भूगोलवेत्ता हैं स्पेट, उन्होंने संभववाद के स्थान पे प्रसंभववाद या प्रोबेबिलिज्म को अधिक श्रेयकर माना। उन्होंने कहा कि वातावरण के द्वारा बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन उन संभावनाओं में से कुछ अधिक प्रसंभाव्य होती हैं, यानी मोर प्रोबेबल होती हैं। जैसे कि इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे शुष्क प्रदेशों में खेती के लायक या कृषि के लायक जो फसलें हैं, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, ये वहाँ के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन ये आप उस क्षेत्र में मक्के की खेती कर सकते हैं, ज्वार की खेती कर सकते हैं, बाजरे की कृषि कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ उन क्षेत्रों में अगर आप गेहूं की खेती करना चाहें तो उसके लिए आपको बहुत अधिक व्यय करना पड़ेगा, सिंचाई की सुविधाएं जो हैं वो उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो संभावनाएं हैं खेती करने के लिए, उसमें से अधिक संभावना किसकी है उस क्षेत्र के लिए कि आप किसी शुष्क प्रधान जो फसलें हैं जो उन क्षेत्रों में की जा सकती हैं उनकी खेती करें। इसी प्रकार से जो प्राकृतिक प्रभाव है, वातावरण का जो प्रभाव है मनुष्य पे, उसको लेकर भी संभववादी जो विचारक हैं वो पूर्णतया एकमत नहीं हैं। कुछ ने प्राकृतिक जो प्रभाव है उसको बहुत अधिक माना और कुछ ने माना कि बिल्कुल प्राकृतिक प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्राकृतिक प्रभाव को लेके भी उनके विचार जो हैं वो पूर्णतया एक समान या एक बराबर नहीं। इसके अलावा जो संभववादी विचारक हैं उन्होंने जिस प्रकार से मानव को प्रकृति के ऊपर विजेता घोषित किया, उसके कारण पर्यावरणीय जो प्रदूषण और पर्यावरणीय जो क्षति है उसको बढ़ावा मिला, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से हर जो मानवीय गतिविधि है उसको जस्टिफाई कर दिया कि वो बिल्कुल सही कर रहा है, वो एक तरह से नेचर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके कारण से जो अब हम पर्यावरण प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है वो बढ़ावा मिला।